दोस्तों, इंसाफ के सूरज की आगे की कहानी शुरू करते हैं। कल सूर्यास्त होने से पहले ही इंसाफ के सूरज का जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। हा हा। और उसी पल शक्ति राज के मस्तिष्क में इंसाफ के सूरज को मौत को घाट उतारने की योजना बनाने में जुट गया। इंसाफ का सूरज जो भी हो, उसके सिर पर मंडराती मौत पूरी तरह बेखबर होगा। मैं अचानक ही हमला करके उसे पूरे बुलंदनगर को नस्ल नाबूद कर दूंगा। मुझे अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इधर शक्ति राज ने नंदपुर गांव में के आक्रमण को तैयारी में जुट गया। उधर सैनिकों ने बेहोश पन्नालाल को पहाड़ी नदी में फेंक दिया। मारा गया ससुरा इनाम के लालच में। हा हा। पन्नालाल की मौत के प्रति निश्चित वे वापस लौट गए, लेकिन पन्नालाल मक्कारी और शक्तिराज भाप गया था। वह सैनिक भाप न पाया था, न सैनिक। वह लालच सचमुच बुरी बला है। अगर मैंने बेहोशी का नाटक न किया होता तब तक तो मर चुका होता। जल्दी पन्नालाल तट पर पहुंचा। मुझे गुनाहगारों को पश्चाताप करूंगा। सबसे पहले राज सैनिकों को मेरे गांव पर हमला करें। मैं सूरज भैया को सब कुछ बता दूंगा। और यह निश्चित करते पन्नालाल घायल कमजोर शरीर अद्भुत शक्ति का जागृत हो उठी और अपने अगले ही पल पूरी ताकत बटोर कर दुर्गति से अपने गांव की ओर दौड़ा। और लगभग 1 घंटे बाद पन्नालाल भीमा किसान के दरवाजे पर दस्तक दी। और थोड़ी देर बाद, कौन है भाई? अरे पन्नालाल जी, आपकी यह दुर्दशा। अगले ही पल भीमा किसान की पूरी बात कर पाता पन्नालाल उसके पैरों में पिट पड़ा और वरदान सुनकर पक हो गया। मेरा दोस्त माफ़ी के काबिल नहीं है मुखिया। मुझे जो चाहे सजा दो, पर मैं गांव और सूरज भैया को बचा लो। यह तुमने क्या किया पन्नालाल? और पन्नालाल की बात सुनकर भीमा किसान के मस्तिष्क में सोचों का तूफान मचल उठा और तुरंत ज़्यादा जोर सोच विचार न करना पड़ा। भीमा किसान तुरंत ही चंद्रसेन को मिला और सारा वितरण सुना दिया और चिंतित स्वर में बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सूरज भैया। अब महाराज के सैनिकों को गांव पर हमला कर दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है मित्र। अब जरूरत सांस की है। एकजुट होकर हम उस मुसीबत का सामना करने की है। तुम फौरन गांव वालों को आनंद फानन पुरुषों को यहाँ से खुदाल फावड़े जिसके पास जो हथियार है, गांव वाले को बारह के मैदान में इकट्ठा को। ठीक है, कहने के साथ ही भीमा किसान कमरे से बाहर निकल गया। और जल्दी ही भीमा किसान के आह्वान पर गांव वाले बाहरी मैदान में जनसमूह एकत्रित हो गया। चंद्रसेन ने अपनी योजना समझाते हुए निराशक स्वर में बोला, आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कह दो। हमें कुछ नहीं कहना सूरज भैया, हम आपकी योजना में सहमत हैं सूरज भैया। और फिर हमें तुरंत ही अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। और भीमा किसान के कथन से सहमत सभी एकत्रित जनसमूह के भागों विभाजित होकर विपरीत दिशाओं में चल पड़े। और उधर शक्तिराज असंख्य शस्त्र सैनिकों के साथ नंदपुर गांव की ओर बढ़ा आ रहा था। वह चौराहे पर रोककर शक्तिराज ने सैनिकों को 2 भागों में बांटकर आदेश दिया। माधो सिंह बोला, माधो सिंह अपने सैनिकों के साथ उस रास्ते से जाओ और हम इस रास्ते से जाते हैं। ग्रामीणों को भाग निकलने के दोनों तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे। और आदेश मिलते ही माधो सिंह सैनिकों सहित इंगित दिशा में बढ़ा। अब देखता हूँ इंसाफ का सूरज मेरे हाथों से कैसे बचता है। और वह जल्दी माधव सिंह नगर की सीमा पर पहुंचा था, लेकिन सैनिकों को सहित गांव की सीमा में दाखिल हुआ। आहा। और घुड़सवार घास की ढकी हुई राहों में खुद ही खाई में गिरते चले गए और वातावरण में घोड़े की नाट के और सैनिकों की चीख पुकार की आवाज़ गूंज उठी। और यही दशा शक्तिराज के साथ चल रहे सैनिकों की भी हुई। पीछे से बचे सैनिकों को इस हादसे को देखकर जल्द हड़बड़ी फैल गई और ठीक चंद्रसेन के साथियों के साथ पीछे प्रकट हुआ और सैनिकों पर टूट पड़ा, है मारो हार काटो। और चंद्रसेन की तलवार इधर घूमी जाती, उधर लाशों की कतार
बीत जाती। जल्दी बचे कुछ राजकीय सैनिक हौसले परस्त हो गए, वे दुम दबाकर भाग गए। भागो भागो बुझाओ, भाग गए बुलबुल। और राजा के सैनिक भागते देख ग्रामीण खुशी से सीमा न रही, हम जीत गए। हाँ, जुल्म इंसाफ से अहम पूर्ण जीत है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसी देश की महत्वपूर्ण पदाधिकारी इस समय हमारे कब्जे में है। और भगोड़े सैनिक के मुख्य शक्तिराज की विफलता की गिरफ्तारी की खबर सुनकर बलभद्र पागलों के समान चीख पड़ा। क्या बकते हो नमकर रामो, तुम मामा जी को उस गद्दार की कैद में छोड़कर भाग आए? जानते हो क्या अंजाम है? और हम करते भी क्या महाराज? सूरत की तलवारें जैसे जादू था, हमारे साथी बेमौत मारे जा रहे थे। तभी नाग बाबा अपने आसन से उठता हुआ भयानक स्वर में बोला, अनर्थ, घोर अनर्थ, सब मारे जाएंगे। अब ज्ञान चक्षु के देख रहे हैं कि इंसाफ का सूरज जानने कोई नहीं, अपितु तुम लोगों का पुराना शत्रु शत्रु चंद्रसेन है। चंद्रसेन, ये आप क्या कह रहे हैं? नाग बाबा, चंद्रसेन तो बहुत पहले मारा जा चुका है। चंद्रसेन मरा नहीं है, जीवित है, लेकिन उसकी मौत हमारे हाथों लिखी होगी। वह कैसे? शक्तिराज की काली गुफा का रास्ता जानने के बाद चंद्रसेन उस गुफा के पहुंचने की कोशिश अवश्य करेगा, और तभी वह हमारे चक्करव्यूह में फंसेगा। और फिर नाग बाबा बलभद्र ने अपनी योजना समझाने लगे। और नाग बाबा का ख्याल बिल्कुल ठीक था। चंद्रसेन शक्तिराज को काली गुफा का रास्ता जानने के बाद पिता को कैद से मुक्त कराने के लिए निकल पड़ा। लेकिन चंद्रसेन की पहाड़ियों पर होकर गुजर रहा था। कन लगता है कहीं युद्ध हो रहा है। और जैसे ही उसने जिज्ञासु चंद्रसेन ने पहाड़ी के कगार पर पहुंचा, वो नीचे से गुजरती रहा पगडंडी पर। यह अकेला बूढ़ा इतने बहादुर सैनिकों को मुकाबला कर रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन चंद्रसेन योद्धा के मदद पहुंचा। एक आंख हुआ योद्धा पागल और अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा। लेकिन इससे पहले सैनिकी की रक्त पिपासी तलवारें उस योद्धा के जिस्म के टुकड़े में बदल देती, तभी दूसरे ही पल आह आह और जमीन पर गिरे सैनिकों की बौखलाकर खड़े हो गए और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर भाग खड़े हुए। और सैनिकों को भागते देख चंद्रसेन घायल योद्धा के निकट पहुंचा और बोला, तुम सुरक्षित हो, तुम ऐन वक्त पर पहुंचकर मुझे बचा लिया, वरना ये सैनिक मुझे मार डालते। आह, लेकिन तुम कौन है और राज सैनिक तुम्हें प्राण क्यों लेना चाहते थे? मेरा नाम राज सिंह है और मैं कभी महाराज सूर्यसेन का दरबारी था, पर अब एकाएक चंद्रसेन मानस पलट पर दरबारी राज सैन का चेहरा उभरा। ओह, राज दरबारी राजसेन सिंह जी, तुमने मेरी जान बचाई है। अब मैं उपकार और करो। पहले मेरे घाव भरे जहर भरे शरीर को फैल मुझे आप निश्चित रहिए राज सिंह जी, आप मेरे ऐसी औषधि है जिसे आपके जख्म तुरंत आराम पहुंचेगा। इतना कहने के साथ ही चंद्रसेन आवा चंद्र सिंह तलवार को वहीं छोड़ घोड़े की ओर बढ़ गया। आखिर तो धोखा खा गया, हा हा। और फिर जैसे ही काठी से साथ लगे झोले को चंद्रसेन ने औषधि निकाली, राज सिंह ने एक तरफ उठाया और चौक उठा। ओह, तुम कौन हो? तुम्हारी मौत। हा, पगड़े पर फुस फुस। ओह, माया की माया कर दुश्मन का सपाया। और फिर अगले पल नहीं बच सकता तू चंद्रसेन। और अगले ही पल चंद्रसेन के माथे पर डस लिया। ओ धोखा, योगी मित्र कीर्तिवेल, मदद करो। और चंद्रसेन ने अपने योगी मित्र कीर्ति को एकाएक पुकार उठा और बेहोशी होकर धरती पर गिर पड़ा। और चंद्रसेन का मूर्छित तो जमीन पर गिरते ही बीलभद्र के अंगरक्ष के वहाँ पहुँच गई। नाग बाबा कितनी आसानी से इस दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। हा हा। अगले पल बीरभद्र ने सैनिकों को आदेश दिया, ले जाओ इसे और फेंक दो काली गुफा में। बेटे की लाश देखकर प्राणों से छुटकारा पा मिल जाएगा। हा हा। और जो आज्ञा महाराज। और फिर
राज सैनिक चंद्रसेन के साथ घोड़े पर लादे काले गुफा की ओर बढ़ चले। उधर काली गुफा में वर्षों से कैद महाराज सूर्यसेन प्राण अपने पुत्र की एक नज़र देखने के लिए उतावले थे। हे ईश्वर, मेरी इच्छा कभी पूरी होगी या नहीं? तू मेरे पुत्र को देखे बिना ही मेरे प्राण प्राण त्यागने होंगे। तभी गुफा का भारी मुख्य द्वार खुला और काली गुफा में रोशनी की प्रकाश किरण उतरी। ओह, यह कैसा प्रकाश है प्रभु! इतने वर्षों बाद रोशनी की किरण देख रहा हूँ। और ठीक उसी समय चंद्रसेन के सिर गुफा के मुख से लहराता हुआ नीचे गिरा। अरे, यह क्या? कौन है यह? इसे नहीं पहचाना? महाराजा सूर्यसेन, यह आपका खून, आपका बेटा चंद्रसेन। सच्चाई जानने के बाद सूर्यसेन ने एलिम एलिम चंद्रसेन को अपनी बाहों में और सबक वो उठे। नहीं मेरे बच्चे, आंखें खोल। सब ने मुझे छला, तुम भी मुझे नहीं छल सकते। आहा। और लेकिन जैसे ही महाराज सूर्यसेन अनर्थ कोशिश के मूर्छा भंग नहीं हुई कर सका तो उसने एक बड़ा पत्थर अपने हाथ में उठाया। अब तुम जीवित नहीं रहोगे चंद्रसेन। लो, अभी क्या करता हूँ, जीवन का अंत। और इससे पहले सूर्यसेन को पत्थर अपने सिर पर मार कर प्राण त्याग देता, एक आवाज़ ने उसके कानों में पड़ी और सुनाई दी, ठहरिए महाराज, कौन है? किसकी आवाज़ है? और तभी काला नाग चंद्रसेन के शरीर पर प्रकट हुआ और महाराज सूर्यसेन को पत्थर फेंककर हाथ जोड़े और भावुक स्वर में बोला, नागराज, आप जानते हैं कि मेरे हृदय पर क्या गुजर रही है? मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगा? आपका पुत्र जीवित है महाराज। अभी चंद्रसेन का विष का प्रभाव मुक्त कर देता हूँ। और इतना कहने के साथ नाग ने मंत्रोच्चारण किया और सूर्यसेन के गिर्द परिक्रमा करते हुए अलग जा बैठा। और कुछ ही पलों में चंद्रसेन विष का प्रभाव तुरंत मुक्त हो गया और बैठ गया। और सूर्यसेन पर सी गदगद स्वर में बोला, चंद्रसेन, मेरे बेटे, पिताजी। और चंद्रसेन अपने पिता के सीने से लग गया। आज चंद्रसेन ने हमारी सुन ली, आज ईश्वर ने हमारी सुन ली। तुम्हें फिर दोबारा देखने की उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था पिताजी, एक दिन मैं आपसे अवश्य भेंट करूंगा। लेकिन मुझे हैरानी है कि यहाँ आप कैसे पहुँचे, और मुझे तो सांप ने डस लिया था। महाराज सूर्यसेन ने चंद्रसेन को ध्यान महाराज की तरफ आकर्षित करते हुए कहा, उन दोस्तों ने तुम्हें मृत काली गुफा में फेंक दिया था, उन्हीं की कृपा से तुम्हारा जीवन मिल गया। तुम्हें प्रणाम करो पुत्र। नहीं महाराज, चंद्रसेन में मैंने कोई उपकार नहीं किया। मैंने तो चंद्रसेन का कर चुका है। कर्ज? कैसा कर्ज? को आप कौन है? और मुझे नहीं पहचाना मित्र। अगले ही पल नागराज ने असली रूप में प्रकट हुआ। मैं तुम्हारा योगी मित्र कीर्ति कुमार, याद है ना? मैंने कहा था कि मैं तुम किसी संकट में मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। और फिर दोनों मित्र गले मिलते ही महाराज सूर्यसेन की आंखें पर सी झलक उठी। सचमुच संकट के काम आए वही सच्चा मित्र होता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो तुम जैसा मित्र मिला। फिर कीर्ति कुमार ने चंद्रसेन से अलग होता हुआ बोला, दोस्ती के नाते यह मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हारी मुसीबत की घड़ी में तुम्हारा साथ दूं। मुसीबत की घड़ी अब तक समाप्त नहीं हुई है मित्र, जब तक बलविंदर सिंह उसकी माँ को उसकी करनी का सजा नहीं मिल जाती। उसी करने की सजा जरूर मिलेगी मित्र, पर पहले तुम्हें नाग बाबा के कब्जे से अलौकिक प्रकाश युक्त तलवार हासिल करनी होगी। लेकिन नाग बाबा तक पहुंचूंगा। नाग बाबा तक पहुंचने का उपाय? तब कीर्ति को ने एक अंगूठी चंद्रसेन को देता हुआ बोला, यह अंगूठी पहन लो। तुम्हें अंगूठी की सहायता से मनचाहा रूप धर सकते हो। नाग बाबा तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। समझ आ, नाग बाबा नाग की रक्षा में
सुरक्षा में रहता है, अतः मैं उस नाग का रूप धर कर नाग बाबा के निवास में घुसना होगा। उसी समय कीर्ति कुमार चंद्रसेन को सोचों को भंग करता हुआ बोला, किस सोच में पड़ गए मित्र, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो मित्र। और फिर चंद्रसेन कीर्ति कुमार महाराज को सूर्यसेन को लेकर काली गुफा से बाहर आए। योगी मित्र, तुम पिताजी को नंदपुर गांव ले जाओ और वहां के लोगों को सारा विस्तृत बताओ। अपनी तलवार हासिल करने वहीं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अगले ही पल चंद्रसेन अपने पिता और कीर्ति कुमार से विदा लेकर वहां से चल पड़ा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। उधर नाग बाबा के अपने निवास स्थान पर विश्राम कर रहे थे। सुनो सेवक, हम सोना चाहते हैं, अब तुम भी विश्राम करो। बहुत दिनों से चैन की नींद सोऊंगा। अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरे वध का कारण समाप्त हो चुका है। वह तिलस्मी तलवार मेरे कब्जे में है। किंतु स्वामी, जब तक वह तलवार आपके कब्जे में है तभी तक आप निश्चित हैं। हो सकता है कोई आपकी तलवार आपसे प्राप्त करने की कोशिश करे, अतः उस तलवार की सुरक्षा व्यवस्था का मेरा कर्तव्य है स्वामी। नहीं, किंतु तुम ठीक कहते हो सेवक, हम तुम्हारी स्वामी भगवती से प्रसन्न हैं। और तत्पश्चात नाग बाबा नाग को उस स्थान पर ले गए जहाँ तलवार रखी थी। इस तलवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी हम तुम्हें सौंपते हैं। हाँ हाँ हाँ। और नाग बाबा चौंका, लेकिन अगले ही पल नाग बाबा समझ पाता चंद्रसेन असली रूप में प्रकट हुआ। ओह, तुम धोखा खा गया नाग बाबा। महामंत्री जयसिंह के रूप धरकर मुझे मारने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर तुम असफल रहे। धोखा। और चंद्रसेन के सामने जीवित रूप में नाग बाबा के मस्तिष्क पर धमाका हुआ। और परंतु इससे पहले नाग बाबा अपनी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाता चंद्रसेन ने लपक कर तलवार अपने हाथ में थाम ली। और अब मैं तुम्हें नहीं बचोगे नाग बाबा, तुम्हारे दिन पूरे हुए। नहीं। और नाग बाबा अपने बचाव के लिए पलटकर भागा। पलक झपकते ही नाग बाबा की जीवन लीला समाप्त हो गई। नाग बाबा का वध कर वह चंद्रसेन गांव में पहुंचा तो वहां अपनी स्थिति अपना रंग ला चुकी थी। महाराज सूर्यसेन के जीवित होने और वज्रपर्वत की रानी रुक्मणी की घलौनी साजिशों का पर्दाफाश होते ही प्रजा रोष की लहर दौड़ गई और विशाल जन समूह एकत्रित हो गया। नारे लगने लगे, महाराज बिलभद्र मुर्दाबाद, तानाशाह नहीं चलेगी, इंसाफ चाहिए, हमें अपनी जान दे देंगे लेकिन एक धोखेबाज को अपना शासन नहीं बनाएंगे। ठीक कहा भाइयों, ऐसा ही होगा। प्रजा वही जो प्रजा चाहती है। वो तभी चंद्रसेन आयोजित स्वर में बोला, तो आओ साथियों, देखते हैं कितना दम बुद्धले गद्दार में है। आज हम देश के गद्दारों को सफाया करने अपनी धरती पर नया सूरज चमका देंगे। उस सूरज आपका होगा, अपना होगा, इंसाफ का सूरज। हम आपके साथ हैं युवराज, और तुम्हारे खून का एक एक कतरा, हमारे खून का एक एक कतरा आपका है। और चंद्रसेन का आह्वान पर जन समूह अपने हथियारों के बल पर नेत्रों में राजमहल की ओर चल पड़ा। उधर जैसे ही राजमहल में सूर्यसेन और चंद्रसेन को जीवित होने की तथा जनता के इरादे की खबर राजमहल में पहुंची तो राजसैनिकों में दहशत फैल गई और उन्हें सोई मानसिकता जाग उठी। जनता पर जोर जुल्म करने की उन्हें साफ इनकार करते हुए हथियार डाल दिए और बस ऐसी स्थिति का बलभद्र के चक्के छूट गए। वह बदहवास सी हालत में दौड़ता हुआ महारानी की रुक्मणी के कक्ष में पहुंचा। माता यहाँ आराम से बैठी हैं, जानती नहीं बाहर क्या हो रहा है। महाराज सूर्यसेन चंद्रसेन जिंदा हैं, नाग बाबा की हत्या हो चुकी है। सी देश की जनता हमारी हस्ती मिटाने के इरादे से इधर बढ़ रही है, चली आ रही है। हमारे सैनिक हमारा आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं। हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो फिर कुछ कीजिए न माता, अब कुछ नहीं हो सकता बेटे, हम बाजी हार गए। तो क्या सिंहासन छिन जाएगा? क्या हम बंदी बन जाएंगे?
नहीं, हमारे जीते जी ऐसा नहीं होगा। आओ, हमारे करीब आओ, डरो नहीं। और रानी रुक्मिणी ने वीरभद्र को नजदीक बुलाया। ओह! वीरभद्र जैसे रानी रुक्मिणी के नजदीक पहुंचा, ओ राजमाता, यह तुमने क्या किया? अपने हाथों अपने बेटे के सीने में खंजर घोंप दिया। हाँ बेटा, यह जलालत भरी जिंदगी से मौत अच्छी। अब निकाल निकाल खंजर और मुझे भी मार, मेरे भी सीने में। रुक्मिणी अपनी आंखें अपने बेटे की दशा पर सिसक उठी। नहीं राजमाता, नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। देर मत करो बेटे, मेरी जिंदगी, बेटे, मेरी माँ, मेरी जिंदगी, ये पहली बार तुमसे कुछ मांगा है, इनकार मत करो। माता, तुमने मेरी आखिरी वक्त पर मुझसे मांगी भी तो क्या मौत? कितना बदनसीब हूँ मैं। मरने से पहले तुम्हें इतना बता दो कि क्या चाचा सुखबीर सचमुच मेरे पिता की हत्यारी थे? नहीं बेटा, मरते वक्त मैंने झूठ नहीं बोलूँगी। गद्दी के लालच में मैं तुझे झूठ बोलने के लिए विवश किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू गद्दी का हकदार बने। और फिर महाराज सूर्यसेन, चंद्रसेन, कीर्तिसेन राज दरबार में पहुंचे और मृत बलदेव और मृत रुक्मिणी की गोद में देखकर हंस रह गए। काश भाभी, काश तुम्हें सिंहासन का लालच न किया होता तो आज तुम अपने बेटे को ऐसी मौत न मरना पड़ता। हर बुराई का अंत होता है, इसलिए इस बुराई पहले ही अंजाम के बारे में अवश्य सोच लेना चाहिए। प्रिय पाठकों, यह कथा सही समाप्त करने हुए आपको इतना ज़रूर बता दें कि दोस्ती का कर्ज पूरा करने के बाद भी जब कीर्ति कुमार सेन से विदा मांगी तो चंद्रसेन ने अपनी जादुई अंगूठी उसे वापस देनी चाहिए, परंतु कीर्तिसेन ने यह कहकर अंगूठी वापस लेने से इनकार कर लिया कि वह अंगूठी नहीं उसकी निशानी के रूप में चंद्रसेन के पास रखी और उसे खुशी होगी। चंद्रसेन अपने मित्र की बात मान ली और विदा किया। उसने अंगूठी का दुरुपयोग नहीं करूँगा। शक्तिराज अन्य मंत्रियों का प्राणदंड दिया गया और किंतु पाठकों ने समझना कि महाराज और सूर्यसेन का संन्यास ले लिया। सूर्यसेन राजा बन गया और वह कई वर्षों से शांतिपूर्ण राज्य किया। न कर बताते हुए भी महाराज मृत्यु सूर्यसेन को पुनः सिंहासन पर बैठा देश की कार्यभार संभाल लिया और वचन दिया कि अडिग रहेगा। अब जल्दी ही मुलाकात चंद्रसेन और कीर्तिसेन के नए रूप में हालातों में होगी। तब तक इंतजार किए समाप्त दोस्तों।